तो डियर स्टूडेंट, मैं नवीन नौटियाल, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी मैथ्स आती है, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको जरूरत पड़ती है, वो सब आपको मेरे मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल पे उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हर चैप्टर की एक अलग अलग प्लेलिस्ट, हर यूनिट की एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है और सीरियल से लेक्चर आप देखेंगे तो आपको घर बैठे इंपोर्टेंट लेक्चर मिलेंगे। लेकिन है ये केवल सीरियस स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट खुद से सीरियस हैं कि मुझे पढ़ना है, उनके लिए तो बेटर है। लेकिन जिनको आदत है कि जब तक सर के ऊपर डंडा ना रहा टीचर का, तब तक नहीं पढ़ेंगे, तो वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, अप्लाइड मैथ्स 2 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेक्शन ए करवा चुके हैं, सेक्शन बी करवा चुके हैं, सेक्शन सी का भी हम एक पार्ट करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक। अब केवल 4 क्वेश्चन बचे इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के, 23 से 26। ठीक है, तो हम 23 करवाने जा रहे हैं स्टूडेंट। से शुरू करते हैं। इसमें 2 पार्ट है स्टूडेंट, ए और बी। तो इसमें क्या है कि पहला पार्ट है x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x इंटू ई की पावर x, 2 फंक्शन है x और e की पावर x, अलग अलग है 2 फंक्शन। और स्टूडेंट जब 2 फंक्शन होते हैं ना, जब 2 फंक्शन होते हैं तो हम कैसे करते? देखिए, मैंने पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर कि जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, उनके सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एक अलग तरीके से कंपाइल कर रहे हैं या कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको जरूरत है कि पिछले 7 सालों के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट सहित मिले एक बुक के फॉर्म में, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं इस पे और अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक मेथड है इंटीग्रेशन का, वो लगता है। या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगता है कभी, कि अगर इसको टी माने से मिल जाए तो तब वो भी लग सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसको टी माने से मिल जाए, दूसरा फंक्शन मिल जाए तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा यहां पे। ठीक है, क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। ए वाला कर रहे हैं हम। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला जो होता है इसमें वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करना हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर बंद, फिर dx और प्लस c लगता है अगर इनडेफिनिट है तो, लिमिट नहीं है ऊपर अपर लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला ही आपको याद रखना चाहिए। और इसमें ये भी ध्यान देना होता है स्टूडेंट कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। ठीक है, इसके लिए भी ये तरीका है कि ILATE, आइलेट है एक फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉग वाला फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कोस थीटा में, ई मतलब एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहां पे जो x है एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक पहले माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। तो x फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन चलो एक बार हम समझा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये dx और प्लस c भी लग जाएगा। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है भैया, है ना, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए ना। हाँ, माइनस इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x का 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 इंटू e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और फिर ये dx लग गया और प्लस c लग गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x माइनस
1 इंटू ए की पावर एक्स होता है 1 का मल्टीप्लाई अंदर का, तो ए की पावर एक्स, तो सिंगल फंक्शन बच गया ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ए की पावर एक्स ही होता है और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता है। खत्म बात, खत्म बात, बस कुछ नहीं करना है, समझ गए? तो ये हो गया आपका। देखिए इसमें क्या है कि भैया एक तो आइलेट के अनुसार फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिसाइड करना आना चाहिए, और दूसरा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम सेकंड पे चलते हैं। आप बताइएगा कि इसको किस मेथड से करा जा सकता है, जरा बताइए। जिसका सेकंड पार्ट है इस पे जरा दिमाग लगाइए कि इसको किस मेथड से। सबसे पहले तो आपको तो पता भी होना चाहिए ना कि मेथड कौन कौन से होते हैं। हाँ, मैं बता दे रहा हूं, इंटीग्रेशन जो आपके पास ये सिलेबस है पॉलिटेक्निक का, मैथ्स का, इसमें आपको मुख्य रूप से 3 मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हिंदी में, नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन, नंबर 3 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ये 3 मेथड है, फिर प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ और थोड़ा अलग है, बस मुख्य रूप से 3 है, ठीक है। अच्छा देखिए इसका बी पार्ट देखिए स्टूडेंट, हाँ बी पार्ट देखिए इसका। तो बी पार्ट में क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन करो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये आपका dx, इसका इंटीग्रेशन कर। अब बताइए अब क्या आपके दिमाग में आया है? अगर आपको दिमाग में मेरे करने से पहले आ गया है कि किस मेथड से करना चाहिए तो कमेंट में मुझे बताइए, कि मैंने पहले ही आपके बताने से पहले बता दिया था कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा या सब्स्टिट्यूशन से होगा। हाँ देखिए इसमें क्या है, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। हाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे माना इंटीग्रेशन है और ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, हाँ ठीक है, 2 फंक्शन है। वैसे तो एक एफ डैश एक्स है, एफ एक्स, 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में। वैसे तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग सकता था इसमें, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, है ना, लेकिन ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा, क्योंकि एफ एक्स को टी मानने पे इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स यहां मौजूद है। हाँ तो एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स को आप टी मानते हैं तो एफ डैश इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा और ये डी एक्स होगा और इधर डी टी हो जाएगा, है ना। तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख देंगे, इसकी और इसकी जगह डी टी और इसकी जगह टी, तो टी डी टी क्या आ गया, टी डी टी, सिंगल फंक्शन हो गया ना, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इस टाइप से करना ये पड़ता है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको लेट आई मान लो, इसको आई इज इक्वल टू दिस और इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। हम नीचे वाले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले को टी मानने पर हमें डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये मिल रहा है एग्जैक्ट, माइनस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और dx भी आ रहा है, दिस इंटू dx आ रहा है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट हाँ इसकी जगह पर टी रख दो, किसकी जगह पर, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी रख दो। और जब इसकी जगह टी रखते हैं तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, इधर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, अलग अलग, मतलब आप चाहो विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे वैसे, लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से अपनाते हैं। हाँ जैसे माना होता ना कि e की पावर x इज इक्वल टू टी है, हाँ तो वैसे अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x इज इक्वल टू टी का हो जाएगा e की पावर डी टी अपॉन डी एक्स, टी का 1 और डी टी अपॉन डी एक्स और आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम डी एक्स को यहां लेके आते हैं, e की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे इसका, जैसे इसका करें e की पावर x इक्वल टू टी माना और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो e की पावर x का e की पावर x होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, और t का 1 और विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन डी एक्स आता है, डी एक्स इधर आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम ऐसा,
इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट ऐसे e की पावर x इक्वल टू टी है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो e की पावर x के साथ dx लगा देते हैं और t का 1 हो जाता है और वहां dt लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। ठीक है, और e की पावर माइनस प्लस, अभी हम प्लस नहीं लगा रहे, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x और x का 1 हो गया, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस आ जाता है आगे और फिर ये dx लग जाता है और इधर t का dt हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स की जगह t रखो और इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो सेम देखो ये पूरा आ रहा है, e की पावर x माइनस इस पूरे की जगह dx तक, इसकी जगह dt इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करेंगे, इसकी जगह t रखेंगे और इसकी जगह dt रखेंगे, तो देयरफॉर वन एम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह t तो 1/t और इस पूरे की जगह dt आ जाएगा। ठीक है, तो 1/t dt मतलब फंक्शन यहां पे क्या हो गया, 1/t हो गया। हाँ, तो लिमिट तो नहीं है, इंडेफिनिट नहीं, तो 1/t। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको, log x होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1/t का log t होगा, क्या होगा, log t, और प्लस c तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगता ही है, लेकिन t हमने अपनी तरफ से माना हुआ है तो इसलिए वापस रख दीजिए भैया, t की वैल्यू log t की जगह रखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, ये देखो t की जगह प्लस c कर दो और ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है तो अच्छी बात है भैया, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेपेजोइडल रूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है लेकिन बाय ट्रेपेजोइडल रूल। ये एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का कंफर्म है, नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा, या तो ट्रेपेजोइडल रूल आएगा या सिम्पसन 1/3 रूल आएगा, दोनों में से एक आएगा ही आएगा, कंफर्म है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो दोनों को तैयार कर लीजिए, मैंने वीडियो लेक्चर भी प्रॉपर बना रखा है इसका, सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल एक साथ, और पिछले जितने भी क्वेश्चंस पेपर हमने सॉल्व कर रखे हैं प्लेलिस्ट में आप जाएंगे अप्लाइड मैथ्स 2 की, तो वहां पे आपको ट्रेपेजोइडल सिम्पसन रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहां पे हम ट्रेपेजोइडल रूल की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल से इसका इंटीग्रेशन करना है। हाँ, वैसे तो सिंपल है भैया, वैसे तो सिंपल है कि भैया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, और लिमिट रख दो 0 से 4 और ये आ जाएगा tan इनवर्स 4, x की जगह 4 है ना, माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 4 की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती, तो हम tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 4 आपका आंसर आ जाता है। उस हिसाब से अगर tan इनवर्स 4 की वैल्यू पता चल जाए टेबल वगैरह कहीं से तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसको करना है ट्रेपेजोइडल रूल से। अब ट्रेपेजोइडल रूल क्या है भैया, समस्या इस बात की है कि ट्रेपेजोइडल रूल है क्या चीज, है क्या भला। तो देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी अपर लिमिट लोअर लिमिट, देखिए एक होता है ए, यहां लिखेंगे हेयर, हेयर मतलब यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे जो लोअर लिमिट होती है वो ए की वैल्यू होती है, जो अपर लिमिट होती है बी की वैल्यू होती है। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ए की वैल्यू 0, बी, ए टू बी। हाँ, लोअर लिमिट को ए, अपर लिमिट को बी। ठीक है,
ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, और यहाँ पे स्टूडेंट एच और एन नहीं दे रखा है, एच और एन भी चाहिए हमें। हाँ, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू भी चाहिए, एन की वैल्यू भी चाहिए, और फंक्शन जो बीच में ये फंक्शन है इसको वाई मानो या एफ एक्स मानो, ठीक है। चलिए, और एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स बोलो या इसको वाई बोलो या इसको, और y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, और जो है हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं n मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरवल। यहां पे लिख देते हैं लेट n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ इंटरवल 4 ले लेते हैं। देखिए, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से 4 अगर हम एक एक का डिस्टेंस लें, हाँ, देखिए ये जो 0 to 4 है ना, वैसे ये जिगजॉग एरिया का इंटीग्रेशन निकालने के लिए किया जाता है। तो हम इसको ऐसे करके 4 पार्ट में बांट देते हैं, 1 2 3 4, हाँ, नंबर ऑफ इंटरवल 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका एरिया निकाले, इसका एरिया, तीनों को, चारों को जोड़ करके पूरा का एरिया आ जाएगा। इससे रिलेटेड है एक्चुअली, हाँ, डिटेल लेक्चर में हमने ये बता रखा है। तो n हमने 4 माना। n क्यों माना? 4 4 5 6 7 भी मान सकते हैं। n इसलिए माना क्योंकि जब इससे h जब निकलेगा तो वो एक कंप्लीट नंबर निकलेगा, पॉइंट में नहीं आएगा, 2.5 2.3 नहीं आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, एग्जैक्ट टाइप नंबर आएगा, ठीक है। तो n, लेट n इक्वल टू 4, देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट b माइनस ए अपॉन n। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन होता है, ठीक है। और b आपको पता है 4 है, माइनस ए 0, और n आपको 4 पता है, इज इक्वल टू 1। तो एक एग्जैक्ट नंबर आ गया ना, पॉइंट में नहीं आया। h की वैल्यू क्या आ गई? 1, n की वैल्यू 4 मानी, और तो h की वैल्यू 1 आ गई। तो ये सारी चीजें मिल गई, a b h n, और फंक्शन तो ये है y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं स्टूडेंट। ये सब प्रोसेस आपको याद रखना है। अब क्यों बनाते हैं टेबल, अभी जब आप फॉर्मूला देखेंगे ना आगे तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहा हूँ। लिख सकता था पहले, या रफ में आपको बता सकता था, लेकिन नहीं बता रहा हूँ। चलिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो। ऐसी एक टेबल बनाते हैं, यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वाई लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे करके वैल्यू रखेंगे हम, x की वैल्यू क्या क्या होगी, ध्यान रखना। हाँ, x की वैल्यू होगी स्टूडेंट, जो x की पहली वैल्यू होगी वो a की होगी, जो x की पहली वैल्यू होगी वो a की होगी, ठीक है। और जो लास्ट की वैल्यू होगी वो b की होगी। हाँ, x की पहली वैल्यू क्या होगी? 0, a, ठीक है। अब 0 में x की पहली वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। जो a है वो पहली वैल्यू होती है, ठीक है, ओके। अब अगली वैल्यू क्या होगी? अब जो h है आपका, h, उसको जोड़ते जाओ उसमें। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो 4 आएगा। जैसे ही अपर b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये b की वैल्यू, जैसे ही b की वैल्यू आ गई वैसे ही इसको रोक दिया जाएगा, उससे आगे फिर टेबल नहीं बनेगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात? उसके आगे फिर टेबल नहीं बनेगी। 0 1 2 3 4, समझ रहे? बस। अच्छा जी, अब देखिए 0 1 2 3 4 हो गया। अब स्टार्टिंग 0 से x की वैल्यू स्टार्टिंग a से होती है और एंड b पे होती है, अपर लिमिट पे, ठीक है। h जोड़ते जाते हैं ऐसे कर। अब x की जब ये है तो y की वैल्यू क्या होगी? जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है, आप चाहो तो इस पर इसको रफ में कर सकते हैं सॉल्व ना, क्योंकि आपके पास y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अगर x 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, x की जगह 0 रखो फंक्शन में, 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x, इसकी वैल्यू 1 आ गई y की। अगर x 1 रखेंगे, x 1 है, तो अगर x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5, 1/5। अगर 3 रखेंगे तो 3 3 और 1 10, 1/10। 4 रखें, 4 16 17, 1/17, ठीक है। y की वैल्यू आ गई।
अब इसमें ध्यान रखना, जो ये y की वैल्यूज होती है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। जो y की जो पहली वैल्यू होती है उसको हम y नॉट बोलते हैं, ध्यान रखना, y नॉट। y0 लिखा हो ना, y0, y0 बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ते उसको y नॉट, y नॉट, हाँ। फिर y1, y0 भी बोल सकते हैं, कोई नहीं, y0 y1, ध्यान रखना लेकिन y0 से शुरू करना, ठीक है, नहीं तो y1 से शुरू करेंगे तो क्वेश्चन, कई बुक्स में y1 से शुरू है तो उसमें क्वेश्चन में फिर आगे पीछे हो जाता है, उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि y नॉट से शुरू करो, y0 से शुरू करो, ठीक है। y1, फिर ये वाली वैल्यू को बोलेंगे y2, इस वाली वैल्यू को बोलेंगे y3 और इस वाली वैल्यू को बोलेंगे y4, ठीक है। तो y0 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू y3 y4, ठीक है। जब ये सब वैल्यू आपको मिल गई, जब सब ये वैल्यू आपको मिल गई, अब क्या होगा जी? अब क्या होगा जी? अब क्या होगा जी? अब ये होगा जी कि नाउ वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि वी नाउ दैट बाय ट्रेपेजोइडल रूल, बाय ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है? ट्रेपेजोइडल रूल बोलता है, ये आपको पता होना चाहिए, लिखना पड़ेगा आपको, वी नाउ दैट बाय ट्रेपेजोइडल रूल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है h/2 ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, हाँ क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डिनेट, शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, इनको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, y0, y1, y2, y3, ये वो ऑर्डिनेट्स है, हाँ। फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स का सम, शॉर्टकट फॉर्मूला हमने ये लिखा, बना रखा है, ऐसे ऑल लिख रहे हैं सिंपल, हाँ। तो ट्रेपेजोइडल रूल होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल ऑर्डिनेट जो बचते हैं उनका सम। तो जब इसका ये है देयरफॉर, तब दिस इक्वल टू क्या होगा? जब दिस इक्वल टू दिस है तो दिस इक्वल टू क्या होगा? हमें तो इसकी वैल्यू निकाली ना, तो दिस इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 to 4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा h/2, हाँ चलो h अभी h ही रहने दो, चलो कोई बात नहीं, हाँ, h/2 ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट देखिए y0 है, लास्ट ऑर्डिनेट y4 है, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट y0 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट y4, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल ऑर्डिनेट का सम। इसके अलावा ऑल कौन कौन से बचते हैं? y1, y2, y3, इनका सम y1 प्लस y2 प्लस y3। ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना, 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब वैल्यू रखो इज इक्वल टू h की जगह h की वैल्यू 1 है, 1/2, ठीक है जी, ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है 1 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या है 1/17 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट ऑल y1 क्या है 1/2 प्लस y2 क्या है 1/5 प्लस y3 क्या है 1/10, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाओ, इसको सॉल्व करते जाओ। अब करो जी जरा इसको सॉल्व, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में इसका एलसीएम 17 कम 17 18, 18/17 हो जाएगा, 18/17 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपका, इसको देखिए एलसीएम जब लेंगे ना तो 10 बना दो नीचे, इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 5 और 2 7 × 8, हाँ ये ना 5 दूना 10 और 2 पंजे, हाँ 5 और 2 7 × 8, 8/10 क्या होगी? ये हो गया भैया 8/10, ठीक है। और ये 2 से 10 काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर ब्रैकेट, तो 1/2 18/17 प्लस 8/5 इतना हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए भैया। अब देखो क्या करना है, 1/2 तो बाहर है ही भैया, है ना,
और अंदर जो है 18/17 है ना, तो 17 से 18 को डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने नोट करा हुआ पहले ही, तो मैं तो लिख दे रहा हूं, आप को करना पड़ेगा थोड़ा सा। 18 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको, है ना। तो वो 17 से 18 को डिवाइड करने पे आ रहा है 1.058, ठीक है जी, प्लस 8 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1.6 आ रहा है जी, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है आगे, फिर हो रहा है आपके आगे कि 1/2 तो बाहर है, इनटू इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको आ रहा है 2.658, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1.329 आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो ये वैसे तो यहां से डायरेक्ट करा जब हमने बिना ट्रिपेजोइडल रूल के, तो 10 इनवर्स 4 आया, और यहां से क्या आया 1.329, इसका मतलब 10 इनवर्स 4 की वैल्यू 1.329 होती है। देखो 10 इनवर्स 4 की वैल्यू 1.329 होती है, तो ये एग्जैक्ट इसका आंसर है स्टूडेंट। और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बस, हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एक और चीज मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दूं स्टूडेंट, वो क्या कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो फॉर्मूला है, हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये ट्रेपेजोइडल रूल का है, हाँ। एक होता है सिम्पसन 1/3 रूल। डिटेल लेक्चर आप देख लेना, वीडियो लेक्चर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी करवा रखा है, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको लास्ट वाला एक लेक्चर है जिससे सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजोइडल रूल का लेक्चर है, उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं, तो पूरा समझ में, फॉर्मूला बता रहा हूं केवल, हाँ। सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजोइडल का ये है, इसका क्या है, इसका ये है भाई, देखो, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू, यहां h/2 है, यहां h/3 होता है, बस ध्यान रखना, अंदर फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट का सम प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड ऑर्डिनेट का सम, ये अंतर है भैया, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट तो सेम है, यहाँ h/3, यहाँ h/2 है, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ऑल है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट, 4 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड y0 यहां आएगा, y7 यहां आएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ इवन देखिए, इवन यहाँ पे y2, y4, y6 इनका सम यहां पे आएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड में y1, y3, y5 का सम यहां पे आएगा, बस ऐसे करना है इसको, ठीक है। और सारा प्रोसेस सेम एक जैसा ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 में, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना स्टूडेंट, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक कोरिलेशन, सिम्पसन नहीं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए ये भी हर बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कंफर्म आने ही आने हैं, जो मैं लिख के दे सकता हूं। 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है आपको 3x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको लग रहा होगा कि ये इलिप्स की इक्वेशन तो ऐसी नहीं होती है, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, उसकी इक्वेशन तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 टाइप की होती है। लेकिन इंस्टेंट ये जो इक्वेशन होती है ये तब होती है जब इलिप्स का जो सेंटर होता है ना, वो ओरिजिन पे होता है, एक्स एक्स और वाई एक्स जहां पे एक दूसरे कट करते हैं, ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन पे होता है
तब ऐसी इक्वेशन होती है। जब सेंटर ओरिजिन पे ना होकर के कहीं इधर उधर हो तब ऐसी इक्वेशन होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओरिजिन पे अगर सेंटर होता है तो सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, और जब ओरिजिन पे इलिप्स का सेंटर नहीं है तब उसको सॉल्व करना मतलब उसकी फोकस, फोकी, एसेंट्रिसिटी, वर्टाइसेस निकालना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए 10 मार्क्स का भी है। कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन पे है या नहीं? तो स्टूडेंट जब इस टाइप का हो तो ओरिजिन पे है, और सिंपल सी बात यह है कि जब एक्स स्क्वायर के साथ साथ एक्स वाला पद भी हो, एक्स वाला टर्म भी हो, या फिर वाई स्क्वायर के साथ साथ वाई वाला टर्म भी हो, दोनों में से एक कोई अगर है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स है या फिर वाई स्क्वायर के साथ अगर वाई है, तो समझ लीजिए कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्म में लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, देखिए कैसे, तब उसके बाद फोकस वगैरह तब निकाले जाते हैं। देखिए कैसे एम्प्लाइज अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म, जैसे 3x स्क्वायर के साथ आपका -12x आ जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर के साथ आपको माइनस का 8y आ जाएगा, और प्लस का 4 आपका अलग रहेगा। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया जाता है। सेकंड स्टेप, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड, नंबर 1 स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया जाता है। नंबर 2 स्टेप होता है एक्स के कोफिशिएंट के आधे का, हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जोड़ा और घटाया जाता है। बस देखो कैसे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, इसको 1 करना है तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर, यहां बचा माइनस का 3 चौको 12, 4x बचेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, प्लस यहां पे भी, अब इस पे भी वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 2y, और प्लस का 4 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके, एम्प्लाइज अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। अब एक्स के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग, हाँ 3 तो अपनी जगह पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स के कोफिशिएंट क्या है -4, उसका आधा करेंगे तो -4/2, हाँ -4/2 कितना, -2। अब उसका वर्ग करो, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 को ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट, याद रखना पहले ऐड करेंगे तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से इसके कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस इधर भी सेम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं हम, ध्यान रखना, वाई स्क्वायर -2y तो है अपना। अब y के कोफिशिएंट -2 है, उसका आधा करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो प्लस का 1 करो और माइनस का 1 करो अपनी तरफ से, और +4 = 0 अपनी तरफ से, ये अपना है ही कह करके, है ना। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट इतना पार्ट देखिए, 3 अपनी जगह पे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ अलग और इसके साथ अलग कर रहे हैं हम। हाँ देखो, ये जो है इतना पार्ट क्या बन रहा है, ध्यान रखना आप इसको। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर तभी तो बोला जाएगा उसको। हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है अब। हाँ, तो देखिए x - 4, इसको हम लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही पूरा आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 का मल्टीप्लाई बाहर से है, फिर -4 है और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 12 -12। ठीक है, +4। अब यहां पे देखिए ये क्या, इतना पोर्शन क्या बन रहा है, ये बन रहा है y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई, और -1 है तो 4 का मल्टीप्लाई तो -4, प्लस का 4 बाहर से है = 0, इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3x - 2 का स्क्वायर। अब इसको लिखो, -12 को राइट साइड ले जाओ, इसको यहां +4y - 1 का स्क्वायर = 12, -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए जरा हम इसको यहां करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके,
तो अभी मैंने बताया था ना वो वाला कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, तो राइट साइड में 1 होना चाहिए। तो 12 का बोथ साइड डिवाइड करने पर, 12 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो एम्प्लाइज अगला हो जाएगा आपका ये 3x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, अपॉन 12। इसमें भी ऐसे ही प्लस 4y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 12 काटेंगे तो 3 चौको 12, 4 से 12, 4 3 12। तो ये बन रहा है स्टूडेंट x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, ये बन गया। ये वाली जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में इस टाइप में आ गई, जो जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है उस फॉर्म में हम इसको लेके आ गए लगभग लगभग। हाँ, लेकिन ऊपर x का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है, तो इसको हम फिर जनरल फॉर्म के रूप में मान लेते हैं करके। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू, या पुट, हाँ चलो, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, या x माइनस 2 इक्वल टू एक्स, उल्टा बोल रहा हूं, इसकी जगह पे रखना ना। x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X, पुट बोलो या लेट बोलो, लेट x माइनस 2 इक्वल टू हम कैपिटल X मान लेते हैं, एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू हम कैपिटल Y मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 2 की जगह कैपिटल X रखेंगे तो कैपिटल X का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ये बन गई अब बिल्कुल, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, ये समझ लो आप सीधे। ठीक है, अब सेंटर पे ओरिजिन वाला इलिप्स ये बन गया है। अब सेंटर के इलिप्स के अनुसार आप फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, सेंटर निकालो, वर्टाइसेस निकालो, तो उसी के आधार पे फिर इसका भी निकलने लग जाएगा। हमें इसका चाहिए, हाँ, लेकिन पहले हम इसका निकालेंगे, उसकी हेल्प से फिर इसका निकल जाएगा। ऐसे तरीके से इसको करना होता है। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे देखिए, देखिए नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 विथ कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो हमें ए इज इक्वल टू, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। ठीक है, ए इज इक्वल टू मिल गया। हमें ए और बी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ई, ए बी और ई इलिप्स के लिए जो हमने सेंटर वाला इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, ऐसा इलिप्स हम बता चुके हैं कई बार। ठीक है, तो उसी के आधार पे अब होगा ये। हाँ, ए, उसके लिए ए बी और ई चाहिए, एसेंट्रिसिटी। ए हो गया 2 एंड बी स्क्वायर, इसका कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू जो है √3 आ जाएगा। ठीक है, √3। ठीक है, प्लस माइनस आते लेकिन प्लस ही लेंगे क्योंकि ये बी एक डिस्टेंस है। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे, चलो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं इधर से, है ना। ए आ गया, बी आ गया। हम यहां पे लिखेंगे चूंकि ए ग्रेटर देन बी है, देयरफॉर इलिप्स इन हॉरिजेंटल फॉर्म। ठीक है, हॉरिजेंटल फॉर्म मतलब ऐसे में होगा। ठीक है, और वर्टिकल ऐसे में होता है, खड़ा अंडा, ये लेटा हुआ अंडे टाइप का हॉरिजेंटल फॉर्म होता है। और इसको आपको पता है कि इसमें यहाँ पे फोकस होते हैं और फोकस के कोऑर्डिनेट AE, 0 या फिर -AE, 0 होते हैं, और वर्टेक्स इसमें A, 0 और ये -A, 0 होते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है x इज इक्वल टू A अपॉन E, और एक इधर होती है, इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू -A अपॉन E, है ना। बस यही तो निकालना होता है इसमें। ठीक है, जब a ग्रेटर देन b है, देयरफॉर E इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट इलिप्स के लिए 1 अपॉन
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, याद रखेंगे इसको। माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, ये स्मॉल, ये बी है, ये ए है, पूरा 2a पूरा 2b, ठीक है। ये डिटेल लेक्चर इलिप्स के आप देखेंगे तो वहां पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने डिटेल लेक्चर देखे हैं। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप बार बार डिटेल लेक्चर के लिए क्यों बोलते हैं? अरे भैया, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मेरा व्यूज बढ़े। कई स्टूडेंट सोचते हैं मेरा व्यूज बढ़ता है इसलिए बोलते हैं सर। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये केवल सोशल वर्क है, केवल सोशल वर्क है और कुछ नहीं इसके अलावा। मैं व्यूज बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं इसको। आप मत देखिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको जरूरत है तो देखिए, नहीं जरूरत है मत देखिए। कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनका उतना सोचना है ना। तो 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया 3 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अंडर रूट, चलो यहां लिख देते हैं, एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एकम 4 में से 3 गए 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। तो कहने का मतलब ई जो है 1/2 आ गया। तो सिंपल सा है आंसर, ये एसेंट्रिसिटी भी निकालनी थी इसमें, है ना। लिखा हो ना कि फाइंड द सेंटर कॉमा एसेंट्रिसिटी कॉमा फोकी, है ना। तो एसेंट्रिसिटी तो यही रहेगी भाई, इसको हम हो गया फाइनल। आप चाहो तो इसको नंबर 1 डाल सकते हैं, नंबर 1 ये निकल गया, ठीक है। अब नंबर 2 हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए भैया सेंटर, ठीक है। क्या चाहिए? सेंटर। अब देखिए इस इलिप्स का सेंटर ऑफ इलिप्स इसका 3, सेंटर ऑफ इलिप्स 3 इज इक्वल टू, इलिप्स 3 का सेंटर कहां होगा 0,0 ओरिजिन पे, जब x-2 इसका नहीं होता, इसका जो इस टाइप का होता है वो 0, तो 0,0, ठीक है। सेंटर ऑफ इलिप्स 3, इलिप्स 3 का सेंटर कहां होगा 0,0। तो दैट मीन्स, अर्थात दैट इज कैपिटल X इज इक्वल टू बी 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू बी 0। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। एम्प्लाइज कैपिटल X की जगह बाई 2, इक्वेशन 2 से कैपिटल X की जगह आप स्मॉल x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड Y की जगह पे स्मॉल y - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 2, इधर इसको 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर सेंटर ऑफ इलिप्स 1, एक्चुअल हमारे पास ये है ना, हमें तो इसका बताना है, हा? ये तो हमें माना गया है, इसको तो माना गया कैपिटल X और कैपिटल Y तो माना गया, हमें एक्चुअल इलिप्स हमारे पास ये है, इसका सेंटर और इंपॉर्टेंट है जो निकालना है। सेंटर ऑफ इलिप्स 1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ इलिप्स 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो 2,1 होगा, 2,1 आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया जी, नोट कर लीजिए आप 2,1, ठीक है। सेंटर आ गया इतना, ओके। अब हमें क्या चाहिए उसके बाद, सेंटर हो गया, एसेंट्रिसिटी हो गया, फोकी, फोकी होता है AE,0 और -AE,0, आप दोनों को मिला करके प्लस माइनस AE,0 बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना कि फोकी AE,0 -AE,0 होते हैं। ये डिटेल लेक्चर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर नहीं पता आपको तो आप डिटेल लेक्चर जाके देख सकते हैं, ओके। तो ये हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा शायद, है ना, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो भैया ये चीज है, ठीक है जी, ओके। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें निकालना है फोकी, ठीक है। अब लिखो कि फोकी ऑफ इलिप्स 3 इज इक्वल टू 3, इसका फोकी क्या होता है प्लस माइनस AE,0 होता है जी, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, इसका मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस AE एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x - 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस A की वैल्यू है भैया 2 इंटू E की वैल्यू 1/2 एंड कैपिटल Y की जगह y - 1/2 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू
-2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 2 और 1, 2 या 1, एक सॉरी, अगर 2 लेंगे प्लस लेंगे बीच में तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर माइनस लेंगे तो 2 में से 1, तो x की वैल्यू 3 या फिर 1 होगी एंड y की वैल्यू तो आपकी 1 ही होगी। तो एक बार 3 के साथ 1 ले सकते हैं और एक बार 1 को 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब इसको मैं इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, देयरफॉर फोकी, हाँ, देयरफॉर फोकी ऑफ इलिप्स 1 जो हमें एक्चुअल चाहिए, हाँ, इलिप्स 1 इज इक्वल टू एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 है अगर, तो वाई की वैल्यू 1, 3,1 एंड एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1, तो 3,1 एंड 1,1 फोकी 2, एक इधर साइड एक इधर साइड, 2 होते हैं ना फोकी, तो 3,1 और 1,1 ये फोकी हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें चौथी चीज क्या निकालनी है फोकी के बाद, वर्टाइसेस निकालने। क्या निकालने? वर्टाइसेस, हाँ, शीर्ष, हाँ, जो इसमें a,0 जो मैंने बताया था ना अभी, है ना, a,0 वाले, ऐसे में जो होता है, तो जो यहाँ पे होता है ना a,0 होता है और -a,0, ठीक है। ओके, तो वर्टाइसेस ऑफ पहले 3 का निकाल दो, है ना। वर्टाइसेस ऑफ इलिप्स 3 इज इक्वल टू होता है +-a,0, ठीक है। क्या होता है? +-a,0। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कैपिटल X इज इक्वल टू +-a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x-2/2 ना, और इज इक्वल टू +-a की जगह पे रखेंगे आप 2, ठीक है ना, एंड कैपिटल Y की जगह y-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस का 2 और +-2 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया, ओके। एम्प्लाइज, अब यहां पे देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर प्लस लेते हैं तो 4 और अगर माइनस माइनस लेते हैं तो 0, ठीक है, 0 एंड y इज इक्वल टू तो आपका 1 है ही। देयरफॉर वर्टाइसेज ऑफ इलिप्स 1 इज इक्वल टू, तो जो x और y की वैल्यू हो वो वर्टाइसेज हो जाती है। तो अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 एंड एक इधर हुआ एक a,0 और -a,0, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, तो 4,1 और 0,1 आपके वर्टाइसेस हो गए भैया, ठीक है, 4,1 और 0,1। ओके जी, और क्या बचा है जी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, एक इधर होता है x इक्वल टू a/e और एक इधर होता है x इज इक्वल टू -a/e, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, एक साथ x इक्वल टू +-a/e, याद रखना पड़ेगा इसको, है ना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए अभी मैं बताता हूँ लास्ट वाला, पांचवा पॉइंट बताइएगा। पांचवा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स 3 की इक्वेशन क्या होगी? कैपिटल X इज इक्वल टू, हाँ, स्मॉल x नहीं होगा यहाँ पे, कैपिटल X होगा, कैपिटल X इज इक्वल टू +-a/e, ठीक है जी। एम्प्लाइज कैपिटल X की जगह पे x-2 रखेंगे, x-2 इज इक्वल टू +-a की जगह पे 2 रखेंगे, अपॉन e की जगह पे 1/2 रखेंगे, ठीक है जी। यहां से इसको सॉल्व किया तो x-2 उधर जाएगा, x इक्वल टू -2 उधर प्लस का 2 प्लस माइनस ये उल्टा होके 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बार आपका x इज इक्वल टू 6 आ रहा है और फिर एक बार इसको जो है एक बार x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर प्लस लेते हैं तो 6 आ रहा है, और या फिर
x इज इक्वल टू एंड लिख दो, चलो x इक्वल टू एक बार माइनस ले दो, x इक्वल टू -2 आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस, चाहो तो इक्वेशन है ये बस, इक्वल x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड इधर लेके आएंगे तो x इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ वर्टाइस से डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो वीडियो लेक्चर मुझे लग रहा है काफी लंबा हो गया है भैया, 50 मिनट तक पहुंच गया तो, है ना। एक क्वेश्चन बच गया स्टूडेंट इसमें ना, रैंक कोरिलेशन का, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे कॉलेज का टाइम भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दीबाजी में ना कराया जाए इसको, क्योंकि जल्दीबाजी में कराएंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो जो 3 क्वेश्चन मैंने ये बता रखे हैं, इनको आप फिर से एक बार देखना हो तो देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है, और फिर अगले लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कॉलेज जाने का टाइम हो गया तो लेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पास करिए, और अपने नियर एंड डियर साथियों को भी वीडियो लेक्चर भेजिए, शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो और हमें भी खुशी हो कि आप हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, हैं जी, कर दो, क्या दिक्कत है, फ्री में आपको कंटेंट घर पे मिल रहा है, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हमें खुशी होगी, खुशी होगी बस। और ये मत सोचना कि इससे कुछ स्पेशल कुछ होने वाला है, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा नॉलेज पहुंच रहा है, हमारा मेहनत पहुंच रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जब जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का भला हो। मेहनत तो इतनी करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं कि अगर 100 लोगों तक पढ़ा, 100 लोगों को अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा। हमने तो वीडियो लेक्चर बना रखा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।